नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपी पीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 8वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की सिंचाई के बारे में। मध्य प्रदेश की सिंचाई के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। और दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 7 टॉपिक मध्य प्रदेश से जुड़े हुए और एक टॉपिक दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश का कवर कर लिया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज का समग्रता से पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान टॉपिक नंबर 8 सिंचाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों सिंचाई को देख लेते हैं। तो राज्य में सबसे पहले पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाब का निर्माण कराया था। तो राज्य में दोस्तों सबसे पहले पहली शताब्दी में क्या किया था दोस्तों, चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया था। और सबसे पहली नहर जो थी दोस्तों वो 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। तो सबसे पहली नहर दोस्तों सन 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा में बनाई गई थी दोस्तों। और राज्य में सबसे पहले पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया था। तो पहली शताब्दी ईस्वी में चंदेल वंश के राजाओं ने क्या किया था दोस्तों, सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण करवाया था। और सबसे पहली जो नहर है दोस्तों वो 1923 ईस्वी में बालाघाट जिले में बनाई गई और उसका नाम दोस्तों वैनगंगा नहर है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1927 में ग्वालियर रियासत में पगरा बांध बनाया गया। 1927 में दोस्तों जो ग्वालियर रियासत है वहाँ पर क्या बनाया गया दोस्तों, पगारा बांध बनाया गया। 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में बनाया गया। और 1933 में दोस्तों जो पलकमती सिंचाई तालाब था वो भी बनाया गया। और वो कहाँ बनाया गया दोस्तों, भोपाल में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1936 में बालाघाट जिले में मूरम नाला का निर्माण किया गया। तो मूरम नाला दोस्तों किस जिले से है, किस जिले में है, तो दोस्तों मूरम नाला बालाघाट जिले में है। और इसको कब बनाया गया दोस्तों, 1936 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक सिंचित जिलों में दतिया, सर्वाधिक सिंचित जिलों में दतिया 66.46%। और दोस्तों श्योपुर 60.78% के साथ दूसरे स्थान पर। और ग्वालियर दोस्तों 52.13% के साथ तीसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक सिंचित जिलों में दतिया, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर। तो दतिया पहला, श्योपुर दूसरा, मुरैना तीसरा और ग्वालियर क्या है दोस्तों, चौथा स्थान है सिंचाई में। सर्वाधिक सिंचित जिलों में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिलों में दतिया पहले स्थान पर, श्योपुर दूसरा है, मुरैना तीसरा दोस्तों और ग्वालियर क्या है दोस्तों, चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा न्यूनतम सिंचित जिले, न्यूनतम सिंचित जिले दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के न्यूनतम सिंचित जिलों में डिंडोरी 0.58% सिंचित है दोस्तों, मंडला फिर है 7.26% और फिर क्या है दोस्तों, अनूपपुर है 2.29%। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर क्या है दोस्तों, न्यूनतम सिंचित जिले हैं मध्य प्रदेश के। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुल कृषि रकबे का सिंचित क्षेत्रफल सिंचित प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो कुल कृषि रकबे का सिंचित प्रतिशत 31.28% है। क्या है दोस्तों, 31.28% है। और कुल बोए गए क्षेत्र का सिंचित प्रतिशत 44% है। और कुल जो बोया गया क्षेत्र है दोस्तों उसका जो सिंचित प्रतिशत है वो कितना है, 44% है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सिंचित प्रतिशत 43.39% है। तो जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो सिंचित प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों, 43.39%। कुल सिंचित रकबा दोस्तों
6,631, 6,631 हजार, 66,631 हेक्टेयर है, 66,31,000। ठीक है दोस्तों, 66,31,000 हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित रकबा दोस्तों, तो शुद्ध सिंचित रकबा दोस्तों तो 64,31,000 हेक्टेयर, 64,31,000 हेक्टेयर दोस्तों शुद्ध सिंचित रकबा है मध्य प्रदेश का। और सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश में है। तो सर्वाधिक जो नहर सिंचित क्षेत्र है दोस्तों वो कहाँ है, वो उत्तरी मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक कुआं सिंचित क्षेत्र दोस्तों मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश में है। तो मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, सर्वाधिक सिंचित कुआं है। सर्वाधिक क्या है दोस्तों, कुओं द्वारा सिंचाई मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों। और नहरों से उत्तरी मध्य प्रदेश में क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला दोस्तों दतिया है। और जो सर्वाधिक सिंचित जिला है दोस्तों वो कौन सा है, दतिया जिला है। और सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश है। तो क्या है दोस्तों, जो सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र है दोस्तों वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र दोस्तों उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया। और सर्वाधिक कुआं सिंचित क्षेत्र दोस्तों मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चंबल घाटी क्षेत्र जो उत्तरी मध्य प्रदेश क्षेत्र क्या है दोस्तों, ग्वालियर मुरैना दतिया वाला ये क्या है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों में है। बुंदेलखंड क्षेत्र भी क्या है दोस्तों सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र ही है। नर्मदा घाटी दोस्तों, नर्मदा घाटी क्षेत्र से क्या है दोस्तों जो होशंगाबाद है वो भी क्या है दोस्तों सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में ही आता है। और मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों, कुएं हैं। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं हैं। 69.49%, 69.49% दोस्तों क्या है मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख जो साधन है वो कुएं हैं। और वो कितने प्रतिशत हैं दोस्तों, 69.49% हैं। इसके बाद नहरें हैं, इसके बाद दोस्तों नहरें आती हैं। और द्वितीय स्थान दोस्तों 17% नहरों का है। तो दूसरे स्थान पर क्या है दोस्तों सिंचाई के प्रमुख साधनों में पहले स्थान पर कुएं 69.49% के साथ पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर दोस्तों नहरें हैं जो कि 17% भाग पर सिंचाई का काम करती हैं। और दोस्तों फिर तीसरे स्थान पर तालाब हैं जो 2.3% क्षेत्र को क्या करते हैं दोस्तों सिंचित करते हैं। सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी 212 सेंटीमीटर होशंगाबाद में दोस्तों तथा सबसे कम गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा दोस्तों पचमढ़ी में 212 सेंटीमीटर होशंगाबाद में तथा सबसे कम क्या है दोस्तों गोहद भिंड में दोस्तों 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राज्य के नदी बेसिनों में 81.5 अरब घन मीटर जल है। और राज्य के क्या है दोस्तों जो नदी बेसिन हैं उनमें 81.5 अरब घन मीटर क्या है दोस्तों जल है। 81.5 अरब घन मीटर क्या है दोस्तों जल है। और राज्य में शुद्ध भूमिगत जल की उपलब्धता 35.03% है। तो जो शुद्ध भूमिगत जल है दोस्तों इसकी उपलब्धता 35.03 अरब घन मीटर है। तो कुल दोस्तों यहाँ पे जो नदी बेसिन है उनमें कुल क्या है जल कितना है 81.5 अरब घन मीटर है। और जो उसमें शुद्ध भूमिगत जल की उपलब्धता है दोस्तों वो कितनी है 35.03 अरब घन मीटर है। तो राज्य में जो शुद्ध क्या है दोस्तों भूमिगत जल की उपलब्धता है वो कितनी है 35.03 अरब घन मीटर है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम भूखंड भंडार बुरहानपुर जिले में है। और क्या है दोस्तों भूमि के अंदर जल सबसे कम कहाँ है दोस्तों बुरहानपुर जिले में है। तथा सबसे अधिक संभावित भूमिगत जल होशंगाबाद जिले में है। तो भूमिगत जल वाले सर्वाधिक भूमिगत है ना संभावित जल वाला जिला होशंगाबाद। और न्यूनतम क्या है दोस्तों भूजल भंडार वाला जिला कौन सा है बुरहानपुर है, याद रखेंगे। राज्य में शुद्ध सतही जल की मात्रा 56.80 अरब घन मीटर है। तो राज्य में जो शुद्ध सतही जल है दोस्तों उसकी मात्रा कितना है 56.80 अरब घन मीटर है। शुद्ध सतही जल की मात्रा 56.80 अरब घन मीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है राज्य में प्रतिवर्ष उपलब्ध सभी प्रकार के जल की मात्रा
राज्य में प्रतिवर्ष जो क्या है दोस्तों जल उपलब्ध होता है, तो सभी प्रकार के जल की जो मात्रा है वो कितनी है दोस्तों 91.80 अरब घन मीटर है। 91.80 अरब घन मीटर है। और राज्य में कुल सिंचित भूमि 6,714 हेक्टेयर है। 6,714 हेक्टेयर है। 6,714 हेक्टेयर भूमि क्या है दोस्तों राज्य में कुल सिंचित भूमि है। और ये आंकड़े दोस्तों 2008-9 के हैं। जो कुल कृषित भूमि का 32.3% है। जो कुल कृषित भूमि का 32.3% है। अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले में है। अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले में है। और अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में है। तो अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले में, और क्या है दोस्तों सर्वाधिक क्या है दोस्तों अर्जित सिंचाई क्षमता सर्वाधिक क्या है दोस्तों होशंगाबाद जिले में है, याद रखेंगे। तो क्या है दोस्तों अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों बुरहानपुर में, और सबसे कम दोस्तों बुरहानपुर में, सबसे कम दोस्तों बुरहानपुर में, और सर्वाधिक क्या है दोस्तों होशंगाबाद जिले में है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र होशंगाबाद जिले में है। और सर्वाधिक क्या है दोस्तों जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो कहाँ पर है होशंगाबाद जिले में है। और यहाँ पे दोस्तों 87.3% क्या है दोस्तों सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तथा सबसे कम क्या है दोस्तों डिंडोरी जिले में 0.58% क्या है दोस्तों शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तो सर्वाधिक क्या है दोस्तों होशंगाबाद, और सबसे कम सिंचित जिला दोस्तों डिंडोरी है, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों शुद्ध सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या है होशंगाबाद जिले का है, और सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्र दोस्तों डिंडोरी जिले का है। 0.58% क्षेत्र डिंडोरी का सिंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो कुएं हैं। और राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 45.7% 2012-13 भाग पर क्या होती है दोस्तों सिंचाई की जाती है। तो राज्य में क्या है दोस्तों जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसमें से 45.7% भाग में क्या होता है दोस्तों सिंचाई होती है। विद्युत पंप सेट का सर्वाधिक प्रयोग मालवा एवं निमाड़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो जो विद्युत पंप सेट है दोस्तों इनका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है, तो वो मध्य प्रदेश के मालवा एवं निमाड़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है। याद रखेंगे निमाड़ और मालवा के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक विद्युत पंप सेटों का इस्तेमाल प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो भूमिगत जल के विकास का न्यून स्तर मंडला में, भूमिगत जो जल है दोस्तों उसके विकास का जो न्यून स्तर है वो कहाँ है मंडला में है, और 5.6% तथा अधिकतम रतलाम में है। तो क्या है दोस्तों भूमिगत जल के विकास का जो न्यून स्तर है वो मंडला में है 5.6%, और अधिकतम कहाँ है दोस्तों रतलाम में है 117.3%। राज्य में अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम जिलों में होता है। तो राज्य में क्या है दोस्तों जो भूमिगत जल है इसका दोहन दोस्तों इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम जिलों में होता है। और इस कारण से इन 5 जिलों को काला जिला कहा जाता है। इसी कारण से दोस्तों ये जो 5 जिले हैं इनको क्या कहा जाता है काला जिला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है डीजल पंपों का प्रयोग मुख्य रूप से चंबल तथा बघेलखंड क्षेत्र में होता है। और जो डीजल पंप है दोस्तों इनका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग मुख्य रूप से चंबल तथा बघेलखंड क्षेत्र में होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहरी सिंचाई तवा नहर परियोजना के द्वारा होती है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो नहरी सिंचाई है दोस्तों वो तवा नहर परियोजना के द्वारा होती है। तो नहरी सिंचाई दोस्तों तवा परियोजना के द्वारा होती है। अन्य स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में होती है। तो जो अन्य स्रोत हैं जैसे दोस्तों कुएं और तालाब हो गए, इनके द्वारा क्या है दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल जिलों में की जाती है। तालाबों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में, तालाबों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में की जाती है। तो तालाबों द्वारा क्या होती है दोस्तों
जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ की जाती है, बालाघाट जिले में की जाती है, याद रखेंगे। तालाबों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो बालाघाट जिले में क्या है दोस्तों, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है नलकूपों द्वारा सिंचाई का संकेंद्रण मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में है। तो जो नलकूप है दोस्तों, जिसको बोर कहते हैं दोस्तों, तो बोर के द्वारा सिंचाई का जो संकेंद्रण है दोस्तों वो मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में है। तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मालवा क्षेत्र में है। और कुओं द्वारा सिंचाई पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक होती है। तो कुओं द्वारा सिंचाई क्या है दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक होती है। तो कुओं द्वारा सिंचाई कहाँ होती है ज़्यादा दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है। और राज्य में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं की है। और राज्य में क्या है दोस्तों, जो गेहूं होता है ये क्या है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में, राज्य में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं की है। और गेहूं क्या है दोस्तों, 78.7% भाग पर, गेहूं के 78.7% भाग पर क्या होती है दोस्तों, सिंचाई की जाती है। तो गेहूं के 78.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। आगे है दोस्तों, पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर जिले में होती है। तो पवन चक्की से क्या होता है दोस्तों, जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ होती है, इंदौर जिले में होती है। और चंबल घाटी क्या है दोस्तों, चंबल घाटी, बालाघाट, बुंदेलखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं। तो चंबल घाटी दोस्तों, बालाघाट और बुंदेलखंड में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, नहरें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। तो जो माता टीला बांध परियोजना है दोस्तों, इसको राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया था। और जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण था दोस्तों, उसका गठन कब किया गया था, 1980 में किया गया था। और दोस्तों इसके लिए विवाद समाधान के लिए कौन कौन सी कमेटियां बनी हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, सिंचाई या जल से जुड़े जो विवाद हैं, है ना, उनके लिए जो विवाद समाधान के लिए कमेटियां गठित हुई हैं उनको एक नज़र में देखते चलते हैं साथ साथ। तो खौसला कमेटी पहली है दोस्तों, खौसला कमेटी 1964 में बनी थी दोस्तों। और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण दोस्तों 1969 में बना। और सैफुद्दीन सोच समिति 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी दोस्तों। सैफुद्दीन सोच समिति ये क्या है दोस्तों, जल से संबंधित है ना, विवादित जल से संबंधित समिति है जो मध्य प्रदेश से जुड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो सैफुद्दीन सोच समिति 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित। सुंगलू समिति क्या है दोस्तों, विस्थापन की समस्या हेतु क्या था, समस्या हेतु गठित की गई थी दोस्तों सुंगलू समिति विस्थापन की समस्या हेतु क्या थी दोस्तों, बनाई गई थी। और इस तरह से दोस्तों 4 कमेटियां हमने देखा। खौसला कमेटी 1964 में बनी, खौसला कमेटी, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, सैफुद्दीन सोच समिति 2006 और सुंगलू समिति विस्थापन की समस्या हेतु क्या है दोस्तों 2009 में बनी थी दोस्तों, याद रखेंगे। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, परियोजना नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, क्या देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों परियोजना का नाम, नदी, परियोजना का नाम देख लेंगे दोस्तों, नदी देख लेंगे, साथ में लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं ये भी देख लेंगे। और अन्य जो तथ्य हैं दोस्तों उनके बारे में उनको भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं में पहली परियोजना दोस्तों चंबल परियोजना, ये 1954 में, चंबल परियोजना दोस्तों 1954 से बनी है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, किस नदी पर बनी है, तो ये दोस्तों चंबल नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं उसमें से भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मंदसौर है दोस्तों। लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर क्या है दोस्तों, चंबल परियोजना के द्वारा भूमि सिंचित है। 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है दोस्तों, चंबल परियोजना द्वारा सिंचित है। और अन्य वर्णन दोस्तों, अन्य जो है दोस्तों वर्णन जो है चंबल परियोजना से जुड़े हुए, तो जमुना की क्या है दोस्तों, सहायक नदी चंबल पर स्थित है। और क्या है दोस्तों,
राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है दोस्तों, संयुक्त परियोजना है। और यह देश की दूसरी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और क्या है दोस्तों, देश की दूसरी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, तो नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों 1984 में बनाई गई। और नर्मदा व उसकी सहायक 41 नदियां हैं दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना में। और इसके द्वारा दोस्तों जो लाभान्वित जिले हैं, तो नर्मदा के उद्गम से समापन तक संपूर्ण जिले व गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रदेश के क्या है दोस्तों जिले भी, कुछ जिले भी क्या है दोस्तों इसके द्वारा, इस परियोजना के द्वारा लाभान्वित हैं। ठीक है दोस्तों। और इस परियोजना में लक्ष्य था दोस्तों 2600 मेगावाट विद्युत और 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। तो 2600 मेगावाट विद्युत और 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था इस परियोजना का। तो दोस्तों ये 2600 मेगावाट विद्युत क्या होती है दोस्तों, नर्मदा घाटी परियोजना से उत्पन्न होती है। साथ में 27.5 लाख हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, सिंचाई की क्षमता है इसकी। और दोस्तों अगली परियोजना है हमारी बरगी परियोजना। अगली परियोजना बरगी परियोजना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी इसका एक दूसरा नाम है दोस्तों। तो बरगी परियोजना कहो या रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहिए, ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर है। और साथ में लाभान्वित इसके जो जिले हैं दोस्तों वो जबलपुर, मंडला और सिवनी हैं। जबलपुर, मंडला और सिवनी तीनों क्या हैं दोस्तों, जबलपुर संभाग के हैं। और दोस्तों 1.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इसकी है। और 60 मीटर क्या है दोस्तों ऊंचा यहाँ पे बांध बनाया गया है बरगी परियोजना में। ठीक है दोस्तों। अब है बरगी अपवर्तन। तो बरगी अपवर्तन दोस्तों नर्मदा बरगी नगर पर है दोस्तों। और इसके द्वारा दोस्तों जो लाभान्वित जिले हैं वो जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना है। तो जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना क्या है दोस्तों, लाभान्वित जिले हैं बरगी अपवर्तन परियोजना से। और 2.45 लाख हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, इस परियोजना के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं जोवट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना। जोवट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना, यह दोस्तों हथनी नदी पर है। ये नर्मदा की सहायक नदी है। और दोस्तों ये कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। ठीक है दोस्तों। 9,848 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इसकी है दोस्तों। जल ग्रहण क्षमता इसकी कितनी है दोस्तों, तो 9,848, 98-48 करके याद कर लेंगे। 98-48 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है जल ग्रहण की। और दोस्तों अगली परियोजना अपर वेदा परियोजना, ये वेदा नदी पर है दोस्तों, खरगोन जिले में है। और 9900 हेक्टेयर भूमि क्या है दोस्तों इससे सिंचित है। तो 9900 हेक्टेयर भूमि इससे क्या होगी दोस्तों, लाभान्वित होगी सिंचाई के लिए। और दोस्तों 523 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है दोस्तों इससे कवर होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों सीतारेखा परियोजना। सीतारेखा परियोजना दोस्तों सीतारेखा नदी पर है। और छिंदवाड़ा के घूमर कैंप तथा धार क्या है दोस्तों इससे लाभान्वित होंगे। तो छिंदवाड़ा के घूमर कैंप और धार क्या है दोस्तों, धार जिले सीतारेखा परियोजना के द्वारा क्या होंगे दोस्तों, सिंचित होंगे, जो कि सीतारेखा नदी पर बनी है। और दोस्तों इसके द्वारा 15 मेगावाट निजी क्षेत्र द्वारा क्या है दोस्तों बिजली उत्पादित की जाएगी। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पर है दोस्तों। और होशंगाबाद जिला है लाभान्वित होगा दोस्तों इस परियोजना से। और 3.33 लाख हेक्टेयर क्या है दोस्तों इस परियोजना की सिंचाई क्षमता है। आगे दोस्तों हलाली परियोजना। हलाली परियोजना सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। और हलाली नदी पर है दोस्तों। साथ में विदिशा, रायसेन इससे लाभान्वित जिले हैं। और इसका निर्माण दोस्तों 1973-76 में हुआ था। और सिंचाई क्षमता वर्तमान में इसकी दोस्तों 2.4 लाख हेक्टेयर है। और दोस्तों अगली परियोजना है हमारी बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना दोस्तों, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। और मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी जिले लाभान्वित होंगे। देवलों, शहडोल में क्या है दोस्तों ये बांध बनाया गया है बाण सागर। और दोस्तों 405 मेगावाट क्या है दोस्तों इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और 1.53 लाख हेक्टेयर क्या है दोस्तों इसका सिंचाई क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होगा। अब माता टीला परियोजना 11वीं परियोजना दोस्तों माता टीला बांध परियोजना है। और माता टीला बांध परियोजना दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। और बेतवा नदी पर है दोस्तों।
तो माता टीला बांध क्या है दोस्तों, परियोजना बेतवा नदी पर है या लक्ष्मीबाई सागर परियोजना करके आपसे पूछा जाए नया नाम में, तो आप बताएंगे कि बेतवा नदी पर है। और मध्य प्रदेश के 6, उत्तर प्रदेश के 4 जिले, यहाँ माता टीला जल विद्युत गृह भी है। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले इससे लाभान्वित होंगे दोस्तों, लाभान्वित हैं। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, माता टीला जल विद्युत गृह भी है। तो माता टीला जल विद्युत गृह भी यहाँ पर बनाया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या होगी दोस्तों, क्षेत्र में सिंचाई होगी। तो मध्य प्रदेश में 1.16 और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1.09 लाख हेक्टेयर में क्या होगी दोस्तों, सिंचाई होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पेंच परियोजना। अगली परियोजना दोस्तों पेंच परियोजना है, पेंच नदी पर है। और दोस्तों बालाघाट और छिंदवाड़ा क्या है दोस्तों, पेंच परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। और यह क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और दोस्तों 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र क्या है दोस्तों, इससे सिंचित होगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, इस परियोजना के द्वारा, पेंच परियोजना के द्वारा 63,388 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। अगला है दोस्तों, बाघ परियोजना दोस्तों बाघ नदी पर है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में दोस्तों ये परियोजना है। सीमा पर सिरपुर गांव में बांध बनाया गया है, वह महाराष्ट्र क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी। ठीक है दोस्तों, बावनथड़ी परियोजना अगली है। तो बावनथड़ी दोस्तों राजीव सागर के नाम से भी जानी जाती है और ये बावनथड़ी नदी पर है दोस्तों। बालाघाट मध्य प्रदेश का और भंडारा क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र का जिला क्या है, लाभान्वित होगा बावनथड़ी परियोजना से। और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की परियोजना बालाघाट में 29,412 हेक्टेयर व महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। अब दोस्तों काली सरार अगली परियोजना है दोस्तों, काली सरार। ये भी दोस्तों बाघ नदी पर है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। बाघ की पूरक परियोजना है और जो बाघ परियोजना है दोस्तों उसकी पूरक परियोजना है कौन, काली सरार। केन बहुउद्देशीय दोस्तों, ग्रेटर गंगऊ जिसके भी कहते हैं, तो केन बहुउद्देशीय परियोजना या ग्रेटर गंगऊ परियोजना ये केन नदी पर है और छतरपुर पन्ना जिले क्या है दोस्तों, इससे लाभान्वित हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की क्या है दोस्तों, ये संयुक्त परियोजना है केन बहुउद्देशीय ग्रेटर गंगऊ। अगली परियोजना दोस्तों अपर नर्मदा, ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है और डिंडोरी जिले में है। ठीक है दोस्तों, इससे 18,616 हेक्टेयर क्या है दोस्तों, क्षेत्र सिंचित होगा। और दोस्तों अगली परियोजना लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर है दोस्तों, बड़वानी जिला लाभान्वित होगा। 13,760 हेक्टेयर की क्या है दोस्तों, इसकी सिंचाई क्षमता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पुनासा परियोजना इंदिरा सागर से संबंधित है दोस्तों, खंडवा जिला इससे लाभान्वित हो रहा है। 35,008 हेक्टेयर क्षेत्र इसके द्वारा भी सिंचित होता है। अगला है दोस्तों मान परियोजना, इसके द्वारा लाभान्वित जिले दोस्तों, मनावर धार है दोस्तों, 15,000 हेक्टेयर इसके द्वारा भी सिंचाई होती है। और अगली परियोजना दोस्तों उर्मिल परियोजना है। उर्मिल परियोजना दोस्तों छतरपुर से संबंधित है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 60/40 का अनुपात क्या किया गया है दोस्तों, बांटा गया है। 60-40 का अनुपात में क्या किया गया है दोस्तों, उर्मिल परियोजना का बंटवारा किया गया है। किसमें दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अगली परियोजना दोस्तों सिंहपुर बैराज परियोजना, ये भी दोस्तों उर्मिल नदी पर है और छतरपुर जिला इससे भी लाभान्वित होता है दोस्तों। उर्मिल परियोजना के नीचे क्या हुआ दोस्तों, ये प्रस्तावित परियोजना है सिंहपुर बैराज परियोजना। आगे है दोस्तों बारना परियोजना, बाड़ी गांव बांध है दोस्तों। और ये इसके द्वारा लाभान्वित जो जिले हैं दोस्तों वो कौन से हैं, रायसेन और सीहोर जिले क्या हैं दोस्तों, इस परियोजना से लाभान्वित हैं। और दोस्तों 60,200
90 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो 60,290 हेक्टेयर में क्या है दोस्तों, इसके द्वारा सिंचाई होगी। और दोस्तों अगली परियोजना है भांडेर नहर परियोजना। भांडेर नहर परियोजना क्या है दोस्तों, बेतवा नदी पर है और दतिया ग्वालियर भिंड जिला क्या है दोस्तों, इससे सिंचित है। दतिया ग्वालियर भिंड जिला भांडेर नहर परियोजना के द्वारा सिंचित होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इसकी सिंचाई क्षमता 44,535 हेक्टेयर है। और दोस्तों अपर बेनगंगा परियोजना है दोस्तों, बेनगंगा नदी पर है, संजय सरोवर बांध बनाया गया है दोस्तों और बालाघाट सिवनी जिले से संबंधित है। साथ ही दोस्तों इसकी सिंचाई क्षमता 1,03,722 है, 1,03,722 हेक्टेयर है। अगली परियोजना दोस्तों थावर परियोजना, थावर नदी पर है, मंडला जिला लाभान्वित है दोस्तों, लाभान्वित है। और दोस्तों 18,212 हेक्टेयर इसकी भी क्या है दोस्तों, सिंचाई क्षमता है। अगली परियोजना दोस्तों कोलार परियोजना है। कोलार उर्मिल बांध क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा। तो कोलार उर्मिल बांध क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश द्वारा, बांध उत्तर प्रदेश और नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है दोस्तों, सीहोर जिला क्या होगा दोस्तों, कोलार परियोजना से लाभान्वित होगा। सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल को पेयजल की उपलब्धता 60,887 हेक्टेयर सिंचाई क्या है दोस्तों, इसकी क्षमता है सिंचाई की। आगे देख लेते हैं दोस्तों माही परियोजना। माही परियोजना माही नदी उद्गम धार है दोस्तों, लाभान्वित जिलों में धार झाबुआ लाभान्वित क्या है दोस्तों, जिले हैं। अन्य तथ्य में दोस्तों 2 बांध बनाए गए हैं माही परियोजना में, 2 नहरें निकाली गई हैं और 18,517 हेक्टेयर क्या है दोस्तों, इसकी भी सिंचाई क्षमता है। सुक्ता परियोजना दोस्तों सुक्ता नदी पर है, खंडवा को जलापूर्ति होती है दोस्तों और 18,583 हेक्टेयर भूमि क्या होती है दोस्तों, सुक्ता परियोजना के द्वारा भी सिंचित होती है। आगे है दोस्तों अगली परियोजना सिंध परियोजना। सिंध परियोजना सिंध नदी पर है, ग्वालियर शिवपुरी जिले क्या है दोस्तों, सिंध परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और साथ में दोस्तों 35,200 हेक्टेयर पर सिंचाई ग्वालियर नगर की जलापूर्ति होती है सिंध परियोजना के द्वारा। आगे है दोस्तों रनगवा परियोजना। रनगवा परियोजना केन की सहायक नदी है दोस्तों, छतरपुर जिला लाभान्वित होता है। और दोस्तों मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की परियोजना है जो छतरपुर में 1619 हेक्टेयर क्या है दोस्तों, 1619 हेक्टेयर 16,190 हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, सिंचाई होगी। किसके द्वारा दोस्तों, रनगमा परियोजना के द्वारा 16,190 हेक्टेयर क्या होगी दोस्तों, सिंचाई होगी। और इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्या है दोनों शामिल हैं। अगला है दोस्तों चोरल नदी। चोरल में है दोस्तों महू इंदौर खरगोन जिले लाभान्वित हैं दोस्तों। तो महू इंदौर खरगोन, तो इंदौर का महू और इंदौर साथ में खरगोन जिले क्या है दोस्तों, चोरल परियोजना के द्वारा क्या है दोस्तों, लाभान्वित हैं। और ये महज 500 हेक्टेयर सिंचित परियोजना है दोस्तों और 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या करेगी दोस्तों, सिंचाई करेगी। और क्या है दोस्तों, देजला देवड़ा के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हमारी प्रमुख नहरें व क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, प्रमुख नहरें व क्षेत्र। तो प्रमुख नहरों में दोस्तों जैसे बेनगंगा नहर कौन कौन सी हो गई, नदी किस नदी से बनाई गई है नहरें और लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बेनगंगा नहर दोस्तों इसे बेनगंगा नदी पर बनाया गया है। और साथ में दोस्तों बालाघाट महाराष्ट्र और भंडारा जिला क्या है दोस्तों, इससे लाभान्वित होता है। चंबल नहर चंबल नदी से बनाई गई है। भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर मंदसौर और नीमच जिले क्या है दोस्तों, इससे लाभान्वित हैं। हलाली नहर क्या है दोस्तों, बेतवा नदी पर है। रायसेन विदिशा क्या है दोस्तों, इसके द्वारा लाभान्वित जिले हैं। और दोस्तों अगली क्या है नहर हमारी है वारणा नहर। तो वारणा नहर दोस्तों वारणा नदी पर बनी है। होशंगाबाद रायसेन और सीहोर क्या है दोस्तों, वारणा नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित क्षेत्र हैं। तवा नहर दोस्तों होशंगाबाद में है, तवा नदी पर बनी है दोस्तों, होशंगाबाद में क्या करती है, लाभान्वित जिला है होशंगाबाद। और दोस्तों राजघाट बाईं तट की नहर, राजघाट बाईं तट की जो नहर है दोस्तों वो शिवपुरी गुना व दतिया में है। ठीक है दोस्तों, शिवपुरी गुना दतिया क्या है दोस्तों, राजघाट बाईं तट की नहर से क्या है दोस्तों, लाभान्वित क्षेत्र हैं। और राजघाट दाईं तट की नहर जो है दोस्तों उससे टीकमगढ़ क्षेत्र क्या होता है दोस्तों,
लाभान्वित होता है। और अगली नहर दोस्तों दतिया वाहक नहर है। दतिया वाहक नहर है, इसके द्वारा दोस्तों दतिया और ग्वालियर जिले लाभान्वित होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे है दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 9, और इस टॉपिक में दोस्तों जलवायु है, क्लाइमेट है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों इस सेशन में यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यहीं से दोस्तों ये सेशन समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।